अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर का तकरीबन हमारे सेशन का तकरीबन 7वां या 8वां लेक्चर है प्रोबेबली। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये मौसम बाहर थोड़ा बारिश वगैरह और ठंडी हवा माशाल्लाह काफ़ी चल रही है, तो इस वजह से मैंने ये चादर वगैरह भी ओढ़ी हुई है। अच्छा, आज का लेक्चर जो है हमारा टॉपिक है वो असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट इन एजुकेशन या असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट इन क्लासरूम, कुछ भी कह सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म में कीवर्ड है हमारा असेसमेंट। इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। और प्रोबेबली ये 3 लेक्चर्स में हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एजुकेशन और पेडागोजी के अंदर। असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट की टाइप्स क्या हैं, असेसमेंट क्यों की जाती है, और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दो क्वेश्चंस हैं जो किसी स्टूडेंट ने रेज़ किए थे पिछले एक लेक्चर में, टीचिंग मेथड्स में, शायद टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में नहीं, उससे पहले मैं पढ़ा रहा था लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ पे एक दो क्वेश्चंस किसी ने रेज़ किए थे, तो मैं उनको एड्रेस कर लूँ। अदरवाइज़ मैंने इंडिविजुअली भी उनको रिस्पॉन्ड कर दिया था। मुझे बताया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेडागोजी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो जब पेडागोजी के साथ लोगों का ताल्लुक़ नहीं होता या किसी सब्जेक्ट के साथ बच्चों का ताल्लुक़ नहीं होता, फिर उनको किसी और तरह से पढ़ाया जाता है, मतलब उनको बेसिस से लेकर चला जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मेरी क्लास में बैठे हुए बच्चे वो चाहे फंडामेंटल लेवल से आगे हों या फंडामेंटल लेवल पे हों, तो मैं बेसिस से ही शुरू करूं। क्वेश्चन ये था कि किसी ने स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज़ किया हुआ था कि ये जो सारे हैं ये साइंटिस्ट के नाम गलत पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक्चुअली जो बात की थी वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मेरी कोशिश होती है कि जो टर्मिनोलॉजी जिस बंदे ने सबसे पहले जिसके ऊपर बात की है या जिस थ्योरी के ऊपर, तो मैं ज़रूर वो कन्वे करूं। सवाल ये था कि मतलब ये कहा गया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनके साइंटिस्ट का नाम सर ने गलत बताया, तो उसका रिस्पांस नहीं है कि मैंने बिल्कुल गलत नहीं बताया। एक्चुअली जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात है ये मैंने उसी लेक्चर के अंदर भी समझाई हुई है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर सबसे पहले अगर किसी शख्स ने बात की है तो वो रैल्फ टेलर साहिब हैं। होता क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जैसे कि पाक एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान बिक्स है या स्टडी साइट है। इन वेबसाइट्स के ऊपर ना पेडागोजी के एमसीक्यूज़ डले हुए हैं, या कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो अगर आप एआई से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ब्लॉग्स से या उन वेबसाइट से उठा के आपको जवाब देता है। तो कहीं पे भी किसी वैलिड बुक की अगर आप बात करें तो सबसे वैलिड बुक्स पाकिस्तान के अंदर जो आपको मिलती है ना, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं। अगर आप देखें क्रोनोलॉजिकली हमने चीज़ों को देखना होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैंने उस दिन भी बात की थी कि सबसे पहले हमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन किया था वो रैल्फ टेलर साहब ने किया था, और इन्होंने डिफ़ाइन किया था 1949 में। ये डेट्स आप लोगों ने याद रखनी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये चलो थोड़ा सा मैं इसको डिफ़ाइन कर लूँ, उसके बाद फिर हम आप आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हाँ, मैं बात बीच में ये भी कर रहा था कि बच्चे ऐसे होते हैं कि पाक एमसीक्यूज़ या इधर वेबसाइट से देख ले। पाक एमसीक्यूज़ तो खैर एक बहुत अच्छी एथेंटिक वेबसाइट है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों ने खुद से क्वेश्चंस डाले होते हैं, तो उनके आंसर गलत भी होते हैं, हमें मिलते हैं। अच्छा, जो सबसे क्रोनोलॉजिकल आर्डर देखें तो ये 2 पीरियड हैं, एक 1849 और एक 1862। अब आप लोग ज़रा ध्यान करें कि जो शख्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहा है 1949 में, आप उसको फाउंडर या फादर मानेंगे, या जो शख्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है 1962 में, उसको आप फाउंडर मानेंगे? इज़ दैट सो?
तो लॉजिकली यही है कि जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर हमें कहता है हम वो काम करेंगे। लॉजिकली जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर हमें कहता है हम वो बात करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकली सर हमें 1942-49 में इसकी जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की बात है ये रैल्फ टेलर ने अपनी एक बुक में की है। थोड़ा रात का भी पहर है, 1-2 बजे का जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से भी शायद थोड़ी स्पीड मेरी स्लो है। मैं इसको भी तेज़ कर देता हूँ। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात इन्होंने रैल्फ टेलर साहब ने सबसे पहले 1949 में की थी, और इन्होंने उस वक्त करिकुलम के ऊपर, बेसिकली ये करिकुलम साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने करिकुलम के ऊपर एक बुक लिखी थी, इंस्ट्रक्शनल करिकुलम डेवलपमेंट, और इन्होंने करिकुलम का मॉडल भी दिया था। 2-3 बुक्स इनकी करिकुलम में हैं। तो जहाँ पे इन्होंने 1949 में सबसे पहले बात की है टेलर सर ने, ठीक है। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, करिकुलम साइंटिस्ट हैं, वो हैं रॉबर्ट मैगर। इन्होंने बाद में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। तो तारीखदान या जो वेबसाइट्स हैं या जो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वो हमें रॉबर्ट मैगर को भी फादर ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं। लेकिन सर देखें, जो बंदा सबसे पहले एक टर्म को डिफ़ाइन कर रहा है, आप उसको फादर या फाउंडर मानेंगे या इसको मानेंगे? लिखा ये भी जाता है, एक चीज़ होती है, एक टर्म होती है प्रोपोनेंट, और एक टर्म होती है प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है, और एक चीज़ होती है फाउंडर या फादर। देखो, अब मैं एक और चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ। बिहेवियरिज्म एक साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बिहेवियरिज्म की जो कहानी है वो 1990 से शुरू हो जाती है, ठीक है। 1990 के बाद से शुरू होती है। सबसे पहले हमें इसके अंदर जॉन एडम्स का नाम मिलता है। फिर हमें इसके अंदर हम जो एक्चुअली सवाल पढ़ते हैं ना, वो ये है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। जो हमसे एग्जामिनर सवाल पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो हम पढ़ते हैं जेम्स वाटसन। अब हम जेम्स वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इससे पहले इसके ऊपर बात चल रही थी, बिहेवियरिज्म थ्योरी के ऊपर ये कहानी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस कहानी को बाकायदा तौर पे जेम्स वाटसन ने आके नाम दिया है कि ये बिहेवियरिज्म है, इस थ्योरी को हम बिहेवियरिज्म कहेंगे। इसके अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनके नाम चल रहे थे। अब इस थ्योरी के बिहेवियरिज्म के अंदर स्किनर का भी नाम आता है, BF स्किनर का भी नाम आता है, ठीक है। एक नाम ये है, और दूसरा नाम वो क्लासिकल कंडीशनिंग वाले का क्या नाम है, एक सेकंड, हाँ, इवान पावलोव का नाम। ये 2 बड़े नाम हैं। और एक तीसरा नाम हमें मिलता है थॉर्नडाइक का। अब हिस्टोरिकली अगर देखें तो थॉर्नडाइक पहले आते हैं, उनके बाद पावलोव आते हैं, और उनके बाद स्किनर आते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी के ऊपर पावलोव ने काम किया है, पावलोव की थ्योरी के ऊपर स्किनर ने काम किया है। जेम्स वाटसन ने इनसे पहले 1990 में काम शुरू किया था, और फिर फाइनली आके 1924 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म। तो इनको जेम्स वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। लेकिन आप बुक्स में देखेंगे कि जो स्किनर और पावलोव हैं, इनको भी फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म में लिखा जाता है, इनको भी फादर्स ऑफ बिहेवियरिज्म में माना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपको एक थ्योरी के ज़्यादा फाउंडर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो उसके अर्ली या प्रोटैगनिस्ट होते हैं। प्रोटैगनिस्ट का मतलब फाउंडर और प्रोटैगनिस्ट में डिफरेंस ये है कि फाउंडर ने एक चीज़ के ऊपर, एक थ्योरी के ऊपर की टर्म को डिवाइस किया होता है, डेवलप किया होता है, और प्रोटैगनिस्ट या प्रोपोनेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने उसके ऊपर मज़ीद काम किया होता है, उसको आगे फैलाया होता है। तो अगर मैं सही लफ्ज़ों में बात करूं तो जेम्स वाटसन इसके फादर हैं, फाउंडर हैं बिहेवियरिज्म के, और थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ने इनमें मज़ीद बिहेवियरिज्म के अंदर थ्योरीज पेश की हैं और इसको आगे प्रोपोगेट किया हुआ है। इसी तरह जो टेलर हैं, इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की टर्म को डिवाइस किया। फिर उसके बाद टेलर साहब के बाद जो दूसरा बड़ा नाम इसमें मिलता है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, वो बेंजामिन ब्लूम का है, जिनकी मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको मुकम्मल तौर पे पढ़ाई है।
तो आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर फोकस कम किया है, लेकिन आपने सिर्फ इस टर्म के ऊपर कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये इसकी वजह से टेलर फादर हैं या रॉबर्ट मैगर फादर हैं, आपने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया है। हालांकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दिया। खैर चलें, ये तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है। अब हम अपने लेक्चर के ऊपर मुकम्मल तौर पर चलते हैं जी। हमारा आज का लेक्चर है जी असेसमेंट। असेसमेंट का पर्पस क्या है, असेसमेंट की टाइप्स क्या हैं, असेसमेंट में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट इन एजुकेशन। असेसमेंट का मतलब होता है कोई भी टेस्ट करना। तो ये खाली असेसमेंट की जो टर्म है ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे अब मैं इसलिए असेसमेंट इन एजुकेशन लिखा है कि हम असेसमेंट इन एजुकेशन से क्या मुराद होता है। इसमें सबसे पहले दो चीज़ें हमने पढ़नी है कि वाई असेसमेंट, असेसमेंट होती क्यों है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असेसमेंट क्यों की जाती है? देखिए आपको याद होगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दो वर्ड्स हैं, एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये नोट करेंगे आप लोग ज़रा रेड लाइन में। एक असेसमेंट का वर्ड है और एक इवैल्यूएशन का वर्ड है। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को टेस्ट करना। दोनों का मतलब क्या है? किसी चीज़ को टेस्ट करना, किसी चीज़ को ट्रायल करना, या उर्दू में अगर इसका मतलब लें तो जांचना। ठीक है, लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना तो असेसमेंट की भी डेफिनेशन आती है, वैल्यूएशन की भी डेफिनेशन आती है, और दोनों का एमसीक्यू होता है पेपर में। तो दोनों को मैं इंशाल्लाह डिफरेंशिएट करूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि असेसमेंट की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या करेंगे। लेकिन ब्रॉडर टर्म में हम असेसमेंट और वैल्यूएशन दोनों को सेम मीनिंग में लेते हैं। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को जाँचना, किसी चीज़ का ट्रायल करना या टेस्ट करना। लेकिन अब एजुकेशन में हम किस चीज़ का ट्रायल करते हैं? देखें, एसएलओ याद होगा आपको। एसएलओ से क्या मुराद होता है? स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सवाल ये है कि वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कितने अचीव हुए हैं। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ एसएलओज। तो लर्निंग जो है ये क्यों की जाती है? इट इज़ टू असेस या टू इवेल्यूएट अचीवमेंट ऑफ एसएलओज। जहाँ पे भी असेसमेंट आएगा उसकी डेफिनेशन के अंदर अचीवमेंट ऑफ एसएलओ का वर्ड ज़रूर होगा। कि आपने देखना है कि जो एसएलओ हमने बनाए थे, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक टॉपिक बनाया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, वो ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए हैं। मसलन आपने, या अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो एक बच्चे ने कितना सीखा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं। इस चीज़ को एवेल्यूएट करना, इस चीज़ को टेस्ट करना, इस चीज़ को ट्रायल करना, इस चीज़ को एग्जामिन करना हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ एसएलओज। तो ये बेसिकली इसकी असेसमेंट की टर्म है कि एसएलओज कितने अचीव हुए। इस चीज़ को एग्जामिन करना, इस चीज़ को देखना क्या कहलाता है? असेसमेंट। ये वाई का आंसर है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। अब असेसमेंट किस तरह से की जाती है, कब की जाती है? आपने एसएलओज की अचीवमेंट को किस टाइम पे वैल्यूएट करना है? क्या सबक शुरू करने से पहले ही उसकी असेसमेंट करनी है एसएलओज की, या दरमियान में करनी है, या बाद में करनी है, या कोई स्टैंडर्ड, कोई बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड, उस बेंचमार्क को? इससे मुराद ये है कि मतलब आपने कहा भी आपने देखना है कि क्या 70% बच्चे जो हैं वो मेरे इस सवाल का या इस एसएलओ के बाद टेस्ट लेते हैं, क्या 70% बच्चे इस एसएलओ का जवाब दे पाते हैं इस सवाल का, या फिर एक ही सवाल है उसमें 70% बच्चे पास कर जाते हैं, या एक सवाल में 100 में से कितने बच्चे 70 मार्क्स लेते हैं। तो ये चीज़ें इवैल्यूएट करना, ये बेंचमार्क्स सेट करना असेसमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पर्पस भी लिखा हुआ है। पर्पस का क्या मतलब है? यहाँ पे ये बता रहा है कि ये लर्निंग एंड एनवायरनमेंट और टीचिंग के दरमियान में एक इंटरडिपेंडेंट का काम करती है असेसमेंट। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर देयर इज़ क्लासरूम के अंदर आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंपल टीचिंग कर रहे हैं, और टीचिंग के साथ अगर असेसमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है असेसमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है टीचिंग ही नहीं हो रही। तो ये दोनों एक इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और टीचिंग के साथ असेसमेंट जो है वो इंटरडिपेंडेंट रहती है, पैरेलल चलती है। तो इस वजह से भी असेसमेंट की जाती है एजुकेशन में। नीचे सिंपल सी एक डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं।
सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, ये वर्ड देखें जी, डॉक्यूमेंटिंग। आपने जो असेस किया है उसको डॉक्यूमेंट करना है, यानी उसको रिकॉर्ड करना है। तो जब भी आप बच्चे का टेस्ट लेते हैं, आपने देखा होगा कि आप उस टेस्ट के ऊपर उसके मार्क्स लगाते हैं, ठीक है। साथ में आप उसको, ये भी असेसमेंट का एक हिस्सा है, ये भी एक चीज़ होती है, एक असेसमेंट है, एक एवेल्यूएशन है, और इनके बीच में एक टर्म होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट अक्सर लोग आपसे इनका डिफरेंट पूछ लेते हैं इंटरव्यूज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि असेसमेंट, मेजरमेंट और एवेल्यूएशन क्या होता है। तो बाज़ औक़ात हम तीनों टर्म्स को एक ही मीनिंग में लेते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में स्लाइड से डिफरेंट है। असेसमेंट का क्या मतलब है? असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने SLOs कितने अचीव हुए, इस बात को एग्जामिन करना है, वो असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है, मसलन अगर आप असेसमेंट करते हैं थ्रू टेस्ट, असेसमेंट के लिए ना कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब हम असेसमेंट जिन चीज़ों से करते हैं उनको टूल्स बोलते हैं, सही है, ये याद रखना है। हम जिन चीज़ों से असेसमेंट करते हैं उन चीज़ों को असेसमेंट के टूल्स कहते हैं, ठीक है। उन टूल्स की आगे बात करते हैं हम अभी। उसमें से फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट है, आपने बच्चे का टेस्ट लिया है, अब वो जो टेस्ट ले लिया है आपने सिंपल क्या कर दिया, गुड लगा दिया, या आपने क्या किया 8 में से 10 मार्क्स दे दिए, ठीक है। अब ये आपने असेसमेंट जो की है उसको मार्क्स दिए हैं, उसको एक वैल्यू दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी असेसमेंट को कोई वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है, कि आपने बच्चे की अचीवमेंट को मेजर किया है। अचीवमेंट को क्या किया है, मेजर किया है। अचीवमेंट को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देना, ये याद रखिएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, कोई क्वालिटेटिव वैल्यू भी हो सकती है। आपने देखा है ना, अब ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं अपनी डेली लैंग्वेज लाइफ में, डेली क्लासरूम की लाइफ में, लेकिन वो अब एजुकेशनल साइंटिस्ट क्या कर रहा है, वो इन सारी चीज़ों को नाम दे रहा है। तो हम कोई वैल्यू देते हैं, वैल्यू न्यूमेरिकल भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, वैल्यू जो है आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है। मसलन आपने क्या कहा, आपने कहा गुड, आपने कहा एक्सीलेंट, ठीक है, तो ये वैल्यू है, ठीक है। आपने कहा सेटिस्फैक्ट्री, आपने कहा अनसेटिस्फैक्ट्री, ये क्या कर रहे हैं, आपने जो बच्चे की असेसमेंट की है एक टेस्ट के ज़रिए, उसको आपने कोई वैल्यू दी है, असाइन की है। तो ये जो वैल्यू असाइन करना होता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, अगर आपने मेजरमेंट ही नहीं किया, आपने सिंपल टेस्ट उसका देख लिया बच्चे का, बच्चा आपके सामने एक पेपर लाया, आपने पेपर देख लिया, गुड का निशान भी लगा दिया। गुड का निशान का तो मतलब ये है कि ठीक है, वो तो इसका मतलब है कि आपने देख लिया। लेकिन अगर आपने उसको गुड, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, या 10 में से 8 नंबर या 20 में से 15 नंबर नहीं दिए, या 15 में से 0 नंबर नहीं दिया, तो इट मीन्स कि आपने मेजरमेंट नहीं की। इसका मतलब ये है कि असेसमेंट के लिए मेजरमेंट का होना ज़रूरी है। इसी तरह एवेल्यूएशन के लिए मेजरमेंट का होना भी ज़रूरी है। तो एक बात तो ये साथ याद रखनी है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है आप अपनी असेसमेंट को कोई वैल्यू देते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव, और वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है। ओके, जो भी बच्चे की अचीवमेंट है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सिंपल टर्म्स में मेजरमेंट कहते हैं। तो ये मेजरमेंट एक्चुअली क्या करती है, ये रिकॉर्डिंग का काम करती है। आपकी असेसमेंट को रिकॉर्डिंग के मीनिंग देती है। एंड यूजिंग एम्पेरिकल डाटा ऑन द नॉलेज स्केल, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड असेसमेंट। ये एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है। एम्पिरिकल डेटा क्या होता है? एम्पिरिकल डेटा से मुराद ये होता है कि कोई प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देना। एम्पिरिकल का मतलब होता है कोई प्रैक्टिकल। ये भी साइकोलॉजी और फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसे हम एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। एम्पिरिसिज्म का मतलब हमारे पास ना जो नॉलेज होता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज में दो तरह के सोर्सेज होते हैं। दो तरह के सोर्सेज हम बल्कि वैसे तो होते काफ़ी सारे हैं। दो तरह के सोर्सेज, एक एम्पिरिकल सोर्स होता है हमारा जो हम प्रैक्टिकल से, एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम एम्पिरिकल डाटा कहते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। तो बच्चे के किसी भी नॉलेज के लिए एटीट्यूड का जो एम्पिरिकल इन्फॉर्मेशन आप लगाते हैं, उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? असेसमेंट कहते हैं। सिंपल टर्म्स में असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस, याद रखिएगा। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस
in which we give any numerical value or qualitative value, in which we examine achievement of SLOs. Assessment is a process which is related to the achievement which is related to the examination of achievement of SLO. एग्जामिनेशन ऑफ अचीवमेंट का मतलब क्या है कि SLO कितना अचीव हुआ, एक बच्चे ने कितना SLO अचीव किया है, इसको हम असेसमेंट कहेंगे सिंपल टर्म्स के अंदर, ठीक है। अब अगला सवाल ये है जनाब जी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में क्या फ़र्क है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि दोनों को आपने ब्रॉडर टर्म्स में समझना है कि दोनों का मतलब सेम है। ब्रॉडर टर्म्स का मतलब ये है कि अगर हम जनरल बोलते रहें, मैं असेसमेंट का वर्ड बोलूँ या मैं एवेल्यूएशन का वर्ड बोलूँ, दे आर सेम थिंग्स ब्रॉडर टर्म्स में, ठीक है। इवैल्यूएशन, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो आपका करिकुलम होता है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखने हैं आपने हमेशा, ये पेपर में पूछता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एम्स डिज़ाइन करते हैं। वो एम्स जो होते हैं वो क्लासरूम लेवल पे जाके SLO बन जाते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। एम होते हैं बड़े मकासद, जब भी कोई करिकुलम बनता है, जो नेशनल पॉलिसी बनती है, तो उस वक्त उसके अंदर जो मकासद होते हैं वो एम्स होते हैं। उन मकासद को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है, और जो कंटेंट फिर क्लासरूम लेवल तक पढ़ाया जाता है, फिर उसको हम SLO उसके अंदर जो मकासद सेट करते हैं, उन मकासद को या उन एम्स को हम SLO बोलते हैं, ठीक है। उसके कंटेंट किस तरह से पढ़ाना है, इसको हम बोलते हैं पेडागोजी, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था। उस पेडागोजी की बेस पे, उस पेडागोजी की और कंटेंट की और उन एम्स की फिर कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन होती है। एक प्रोसेस है कॉम्प्रिहेंसिव CCE, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन। यानी कि जो इवैल्यूएशन है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है, ये मैंने पहले भी बात की है। अच्छा, अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों को सेम मीनिंग में लिया जाता है, बट डिफरेंस क्या है, एजुकेशनल टर्म्स में डिफरेंस क्या है, ये याद रखना है। असेसमेंट होता है एग्जामिनेशन ऑफ SLOs, एग्जामिनेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ SLOs, ये बात याद रखनी है कि कोई SLOs कितने अचीव हुए हैं, ठीक है। अब उन SLOs की बेस पे क्या करते हैं आप, बच्चे की करते हैं ग्रेडिंग। क्या करते हैं, ग्रेडिंग, मेजरमेंट या ग्रेडिंग। उस अचीवमेंट, बच्चे की अचीवमेंट की क्या करते हैं आप, ग्रेडिंग या मेजरमेंट। उस ग्रेडिंग की बेस के ऊपर फिर एट द एंड ऑफ ये याद रखना है, एट द एंड ऑफ आप कह लें एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ स्कूलिंग ईयर, आपने एक डिसीजन लेना होता है। ये मैं सिर्फ क्लासरूम के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने एक डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन को हम बोलते हैं एवेल्यूएशन। क्या डिसीजन लेना होता है भाई, आपने डिसीजन लेना होता है कि आपने बच्चे को पास करना है या बच्चे को फेल करना है, प्रमोट करना है या डिमोट करना है। इस चीज़ को बोला जाता है एवेल्यूएशन। एक मैं टर्म बोल रहा हूँ, एक वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आपको पेपर में वो वर्ड नज़र आ जाए पूरी लाइन में, असेसमेंट आपको लग रहा हो कि असेसमेंट की डेफिनेशन है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड आपको नज़र आ जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो वर्ड जो है उसको एवेल्यूएशन बोला जाता है, ठीक है, उसकी वजह से। अच्छा जी, वो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। असेसमेंट जो है ना, ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपकी एवेल्यूएशन भी आपका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जनाब जी ये वर्ड है, इधर लिखा नहीं हुआ, जजमेंट नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। एवेल्यूएशन इज़ अ फाइनल ऑन अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ अ यूनिट, एट द एंड ऑफ अ एग्ज़ाम या एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है। यहाँ पे ना ये वर्ड आप लोग लिख लें, चूँकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जजमेंट। एवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी मेक जजमेंट या in which we make judgment या in which decision making is carried out। यानी कि ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, वो मैंने बता दिया। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फाइनल जजमेंट देते हैं तो उस प्रोसेस को इवैल्यूएशन बोला जाता है। इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि आप असेसमेंट करें, ठीक है। असेसमेंट आप यूँ समझ लें कि एक सबसे बड़ा प्रोसेस जो है वो इन सब में से है एवेल्यूएशन। इस एवेल्यूएशन के प्रोसेस के अंदर ही आप कर रहे होते हैं मेजरमेंट, और इसके अंदर ही आप कर रहे होते हैं असेसमेंट। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं
कि जो असेसमेंट है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्निंग, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटिंग टू क्लासरूम, ये असेसमेंट है। जबकि जो इवैल्यूएशन है वो इसके बाद आती है। एवेल्यूएशन हमेशा ईयर एंड की जाती है, एवेल्यूएशन हमेशा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद की जाती है, या एवेल्यूएशन हमेशा एक प्रॉपर चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ाने के बाद की जाती है। उससे पहले जो कुछ हो रहा होता है वो आपकी या तो असेसमेंट होती है और असेसमेंट के साथ आपकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एवेल्यूएशन में हमेशा डिसीजन मेकिंग किया जाता है। एवेल्यूएशन में आपने ये तय करना होता है कि हमने बच्चों को ये वाला चैप्टर दोबारा करवाना है या हमने अगले चैप्टर पे चले जाना है। एवेल्यूएशन में ये डिसाइड करना होता है, ये डिसीजन देना होता है, ये जजमेंट देना होती है कि हमें इस बच्चे को पास करना है या इस बच्चे को पिछली क्लास में रखना है। ये एवेल्यूएशन सिंपल स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं हो सकती, ये उसके पूरे पोर्टफोलियो, उसकी पूरी प्रोफाइल से रिलेटेड भी हो सकती है। मसलन उसकी एक बच्चा क्लास के अंदर सबको बुली कर रहा है, आप उसका एक प्रोफाइल बनाते जा रहे हैं, वो आप उसको असेस कर रहे हैं क्लासरूम के दौरान, और जब कुछ अरसा के बाद आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो क्लास ख़राब कर देगा, वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट में आगे जाके हम पढ़ेंगे कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वहाँ पे बुलिज़म का कॉन्सेप्ट आता है। एक लड़का सबको छेड़ी जा रहा है, आपने 10 दिन 15 दिन देखा, 30 दिन देखा, 30वें दिन आप जाके फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि आपने इसको स्कूल से निकाल देना है। वो जो स्कूल से निकाल देने का डिसीजन है इट इज़ बेस्ड ऑन एवेल्यूएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को इवैल्यूएशन कहेंगे जब आप किसी चीज़ के ऊपर फाइनल डिसीजन देते हैं। तो याद रखिएगा, इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ जजमेंट, एंड इवैल्यूएशन कम्स आफ्टर कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, इसी वजह से जो इवैल्यूएशन है इसको कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन बोला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन से पहले आपकी जो असेसमेंट है वो कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है। असेसमेंट को एक ऑन गोइंग प्रोसेस माना जाता है, असेसमेंट को एक ऑन गोइंग प्रोसेस माना जाता है। तो देखो, अगर असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है तो आपका इवैल्यूएशन भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये याद रखना है आपने। ओके, अच्छा, उसके बाद जी ये आ गया पर्पज़ ऑफ असेसमेंट क्या है, मज़ीद ये भी नोट कर लें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। असेसमेंट का जो पर्पज़ है जनाब, इसमें एक तो होता है डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस की वजह से इसकी यहाँ से इसकी टाइप्स भी निकलती हैं, डायग्नोसिस करना। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या होता है, जब आपने ये चेक करना है ना कि बच्चे की जो अचीवमेंट ऑफ SLOs है वो हुई है या नहीं हुई। सिर्फ ये नहीं देखना आपने साथ में ये भी देखना है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो, अगर बच्चा किसी एक टॉपिक को समझ नहीं पा रहा तो उसकी वजह क्या है, वाई अ चिल्ड्रन इज़ अनएबल टू अचीव द SLOs, वाई अ चिल्ड्रन इज़ अनएबल टू परफॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपने उसका डायग्नोसिस करना होता है। इस वजह से ना इसको हम एक असेसमेंट की अभी टाइप पढ़ने लगे हैं। तो एक असेसमेंट की टाइप होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, मैं अभी आगे जाके पढ़ा देता हूँ। तो एक तो पर्पज़ इसका ये होता है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस। ये डायग्नोस्टिक्स की अगर डेफिनेशन समझाता हूँ तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट टू हेल्प टीचर सी व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट नीड्स टू बी रीटॉट, के मतलब कौन सा सबक हम काम कर रहा है, कौन सा सबक हमें दोबारा पढ़ाना है, कौन सा मेथड हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी असेसमेंट आपको बताती है। फिर असेसमेंट का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, ये याद रखिएगा, मोटिवेशन। असेसमेंट से बच्चों को मोटिवेशन आती है। असेसमेंट से बच्चों को क्या आती है, मोटिवेशन। देखो, आपने बच्चे का टेस्ट लिया है, मतलब आप डेली टेस्ट लेते हैं, बच्चा एक दिन 8/10 नंबर लेता है, एक दिन 9, दूसरे दिन क्या होगा, वो पॉसिबली कोशिश करेगा कि मैं 9 नंबर लूँ, और तीसरे दिन भी वो ट्राई करेगा कि मैं पॉसिबली 10 नंबर लूँ। तो मतलब असेसमेंट से बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो इम्प्रूव होती है। असेसमेंट बच्चों के लिए, आपने देखा होगा, अगर बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनके चेहरे के ऊपर जो मोटिवेशन, जो हंसी, जो खुशी होती है वो
दूसरे बच्चों की चेहरे पर नहीं होती। तो असेसमेंट का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मोटिवेशन है, ठीक है। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि असेसमेंट इंस्ट्रक्शन के साथ यानी कि टीचिंग के साथ असेसमेंट चलती है साथ साथ, इसी तरह टीचिंग के साथ मोटिवेशन भी साथ साथ चलती है। तो असेसमेंट का एक पर्पज़ मोटिवेशन भी होता है, ये याद रखना है। अकाउंटेबिलिटी वही आ गया, अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी वही होता है, चीज़ों को इवेल्युएट करना, चेक करना, टू प्रोवाइड डाटा फॉर पेरेंट्स, स्कूल्स एंड द स्टेट, कि वो अकाउंटेबल ठहरा सकें टीचर्स को या जो कंटेंट आपने बनाया है उसको या आपके एम्स को। प्लेसमेंट, ये जो प्लेसमेंट है ना, ये भी असेसमेंट की टाइप्स है। आगे असेसमेंट की टाइप्स आते हैं, वहाँ पे हम ये चारों पढ़ लेते हैं। असेसमेंट की ये 4 टाइप्स, पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ लेते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है भाई? डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने इनको ना डिवाइड किया हुआ है। पहले तो पर्पस बेस्ड असेसमेंट, पहली जो है जनाब जी वो पर्पस बेस्ड असेसमेंट की टाइप्स हैं। एक होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट और एक होती है प्लेसमेंट असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, एक प्लेसमेंट असेसमेंट, एक और नाम होता है यार, एक सेकंड मुझे देख रहे हैं। एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, एक प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, और तीसरा एक नाम होता है, किधर मुझे यहाँ से नहीं मिला, क्लासरूम असेसमेंट, ठीक है। क्लासरूम असेसमेंट या इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट उसे बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चे को क्या क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, बच्चे को कोई सबक के बीच में कौन कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इस चीज़ को बोला जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मतलब आप देखें, मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि एक मुकम्मल टीचर जो होता है, जो इंक्लूसिव टीचर होता है या होलिस्टिक टीचर होता है, वो फ़िलासफ़र भी होता है अपनी क्लासरूम के अंदर, वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो एक अच्छा एजुकेशनल साइंटिस्ट भी होता है, वो सिर्फ टीचर नहीं होता, ठीक है। हम तो मतलब वो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। तो असेसमेंट के अंदर एक चीज़ है जनाब जी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट टाइप है इसकी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है कि एक बच्चे की लर्निंग, अचीवमेंट ऑफ SLOs, उसकी लर्निंग और वो कहाँ पे खड़ा है, इन सारी चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है या जो गैप है, या बच्चे की आप यूँ कह लें स्ट्रेंथ्स को मेजर करना या बच्चे की वीकनेसेस को मेजर करना, इन सारी चीज़ों को देखना डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखना, जांचना, एग्जामिन करना। तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए या बच्चे का टेस्ट लेकर या बच्चे से सबक सुन के, बच्चे का इंटरव्यू करके, ये सारी चीज़ें करा के आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चे को किसी एक ख़ास सबक में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, साइंस में क्यों डिफ़िकल्टी पेश आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट ड्यूरिंग द सेशन होती है या असेसमेंट जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो बिफोर द सेशन होती है या एंड ऑफ द सेशन होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये कॉन्टीन्यूअस है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हर वक्त रहती है। आप सबक पढ़ाने से पहले भी डायग्नोज करते हैं बच्चे को कि इसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, ये वीक तो नहीं है पढ़ाई में। दूसरा, आप सबक जब पढ़ा रहे होते हैं तब भी टीचर डायग्नोज कर रहा होता है साथ साथ कि बच्चा जो है ये इसको इस सबक के अंदर डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है, ठीक है। तो शुरू में भी होती है, दरमियान में भी होती है और एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ टॉपिक भी होती है। तो ये तीनों टाइम्स पे रहती है आपकी। एक तो पर्पस बेस्ड असेसमेंट की टाइप होगी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। दूसरी है प्लेसमेंट असेसमेंट। भाई प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब होता है प्लेसमेंट, ये यहाँ पे डायग्नोस्टिक भी आ गई। अच्छा, एक और बात होती है, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये याद रखना है आप लोगों ने, ये किस काम के लिए होती है? बच्चे की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को या डिफ़िकल्टीज़ को नोट करने के लिए होती है। ओके, यूजली मेरी कोशिश होती है कि मैं यूजली ये जो होता है ना, इन सारी चीज़ों के बगैर, ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं इनके बगैर मैं पढ़ाता हूँ, इनके बगैर ही मैंने ये सारी चीज़ें लिखना होती हैं। तो ये मैंने असाइनमेंट्स जो हैं ये क्या बोलते हैं इसको, जो आपके सामने ये कंटेंट है ये मैंने डेवलप करवाया है अपने कीवर्ड्स दे के। बातें वही हैं जो समझाने वाली होती हैं एक्चुअली।
ये इसलिए है कि आपके सामने कंटेंट रहे, आपको पता लगे कि हम कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन, तो ये कंडक्टेड बिफोर भी होता है और कंडक्टेड आफ्टर भी होता है। ये आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमेशा बिफोर असेसमेंट नहीं होती, बिफोर और आफ्टर भी होती। बिफोर इसलिए लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात इसको हम ना बिफोर की वजह से इसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट भी, इसका दूसरा नाम प्लेसमेंट असेसमेंट भी है। ठीक है, प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है भाई? प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? सिंपल, जैसे कि इसका नाम से ही पता लग रहा है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब हमने किसी एक बच्चे को एडमिशन देना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट या एडमिशन। जब हमने किसी बच्चे को किसी क्लास में एडमिशन देना होता है तो उसका जो हम एडमिशन टेस्ट लेते हैं या उसका जो हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट टेस्ट। तो ये भी एक किस्म की डायग्नोस्टिक प्लेसमेंट असेसमेंट जो है, ये भी एक किस्म की डायग्नोस्टिक असेसमेंट ही होती है कि आपने डायग्नोज करना होता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड कितना है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितना लायक है, कितना नालायक है, इंटेलिजेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें देखना होती हैं। ठीक है। बेसिकली जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है इसमें ना बेसिकली आप बच्चे की लर्निंग नीड्स, ठीक है, बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या हैं, बच्चे के लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं या लर्निंग इश्यूज़ क्या हैं, या इसको एक और मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ का नाम लिखा, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं लर्निंग में। तीसरी एक चीज़ होती है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? इनको हम लर्निंग डिसीज़ेस भी बोलते हैं। जैसे एक डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। इनको हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बोलते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ से क्या मुराद है? जैसे मैंने ये लिखा डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, या एक टर्म है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या है कि बच्चे मैथमेटिक्स में ख़राब होते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। ठीक है, 5 और 4 9 आता है, वो 5 और 4 6 पढ़ लेते हैं। इसको डिसग्राफिया भी बोलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये बी लिखा हुआ है, बच्चे इसको डी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 लिखा हुआ है, डिसग्राफिया क्या है? इसी तरह 6 लिखा हुआ है, इसको बच्चे 9 पढ़ रहे हैं, या बच्चे 9 को 6 लिख रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर, या बी बच्चे ऐसे ऊपर को ऐसे को लिख रहे होते हैं। तो ये सारी जो हैं ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं। ये साइकोलॉजी का एक टर्म है प्रॉपरली। सैमुअल कर्क शायद उसका नाम है, लेट मी सर्च, जिसने लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की टर्म दी थी। तो ये भी चलो चूँकि आ गए, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वर आइडेंटिफाइड बाय हु आइडेंटिफाइड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ये आप लोगों ने देख लेना है, सैमुअल कर्क है। हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इनको बोलते हैं, सॉरी, लर्निंग सैमुअल कर्क नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का जो है ना ये टर्म इन्वेंट किया था, या ये टर्म जो है डेवलप किया था। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, दो चीज़ें। डिफ़िकल्टी से मुराद ये है कि उनको लर्निंग में क्या डिफ़िकल्टी आ रही, क्या प्रॉब्लम और क्या इशू आ रहा है। डिसेबिलिटी से मुराद ये होता है कि बच्चों के प्रॉब्लम होती है बाकायदा तौर पर। डिसेबिलिटी से मुराद ये होता है कि जो चीज़ एबनॉर्मल हो, जो चीज़ नॉर्मल से हट के हो। तो ये चीज़ एबनॉर्मल मानी जाती है कि एक बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, 9 को 6 पढ़ रहा है, 6 को 9 पढ़ रहा है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और ADHD, इसमें एक सिंड्रोम भी आता है। तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें डायग्नोज करने के लिए आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट का मैंने बता दिया। प्लेसमेंट असेसमेंट कब की जाती है? जब आपने किसी एक बच्चे को क्लासरूम के अंदर एडमिशन देना हो, या किसी एक मसलन आपने बच्चे को इंजीनियरिंग में लेके जाना है या मेडिकल में लेके जाना है, तो उस वक्त आप बच्चे को की जो असेसमेंट करते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, या लैट है, गैट है, ये सारे टेस्ट क्या लेते हैं आपके प्लेसमेंट असेसमेंट। अब टाइमिंग की बेस के ऊपर ना असेसमेंट की दो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स। टाइमिंग की बेस के ऊपर असेसमेंट की, टाइमिंग की बेस के ऊपर, ये देखो मैंने लिखा हुआ ऊपर, टाइमिंग की बेस के ऊपर बच्चे की जो लर्निंग की दो टाइप्स हैं।
ठीक है। वैसे तो हम इन सब को इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इनको डिवाइड कर लूँ। एक होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो तो ये दोनों टर्म्स उसमें लाजमी पूछी जाती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जब आप पढ़ा रहे हों। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पढ़ाना। जब आप पढ़ा रहे हों उस वक़्त आप जो असेसमेंट कर रहे होते हैं उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। वेरी सिंपल इन नेचर, लेकिन आप लोगों ने इसकी टाइमिंग याद रखनी है। जब आप बच्चे को सबक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं, उस वक़्त जब जो टीचर सवाल पूछ रहा होता है बच्चों से, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। मसलन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ बताएं जी डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, एक बच्चा मुझे बताए। तो ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। आजकल इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपने ये चेक करना है कि लर्निंग हो रही है या नहीं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग से मुराद लर्निंग के लिए असेसमेंट। ये चेक करना कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, फ़ायदा ये है कि आपको जो है पता लग जाता है कि बच्चे कितने अटेंटिवली सुन रहे हैं चीज़ों को, बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। ये चेक करना असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इससे टीचर को भी क्लासरूम के अंदर ही पता लग जाता है कि मेरे इस मेथड से बच्चे को समझ आ रही है या नहीं, मैंने मेथड चेंज करना है या मैंने अपना कंटेंट चेंज करना है या मैंने शुरू से टॉपिक की बेस बना के चलना है। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है। और ये इतनी क्विकर होती है कि मतलब आप जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसी वक्त आपके अंदर आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये फॉर्मेटिव, ये मुझे मेथड चेंज करना है या बच्चों को क्यों समझ नहीं आ रही, फ़लाँ बच्चे को समझ आ रही है, फ़लाँ बच्चे को समझ नहीं आ रही। इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। और कंडक्टेड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है समेटिव असेसमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन। देखो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन कंडक्टेड आफ्टर आ टॉपिक, आफ्टर ईयर, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर अ चैप्टर। यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा लिया तो टॉपिक पढ़ाने के बाद, ठीक है, आपने बच्चों को असेस करना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम, समेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे बताने लगा हूँ। इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, लर्निंग के अंदर, ये एम्बेड किया था रैल्फ टेलर सर ने, रैल्फ टेलर ने। इनके मुताबिक जो करिकुलम है उसका एक ज़रूरी कंपोनेंट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, इसलिए जो रैल्फ टेलर हैं इनको फादर ऑफ इवैल्यूएशन भी माना जाता है। तो ये बच्चे ने पहले ही सवाल पूछ लिया था कि सर ने बताया है जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के फादर जो हैं वो रैल्फ टेलर हैं, और बच्चे का सवाल ये था कि रैल्फ टेलर तो इवैल्यूएशन के फादर हैं। तो मैंने रिस्पांस ये किया था कि जब हम इवैल्यूएशन पे जाके बात करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बताऊंगा कि रैल्फ टेलर जो है वो इवैल्यूएशन का फादर भी माना जाता है। देखो अब मैं यहाँ इस टॉपिक में आपको ये तो नहीं ना बता सकता कि जो आइडियलिज़म है उसका फादर कौन है। अगर तो इसके ऊपर बात होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि आइडियलिज़म की टर्म बीच में आ गई या रियलिज़म की टर्म बीच में आ गई, तो जैसे प्रोग्रेसिविज़म की बात आई बीच में, प्रैग्मेटिज़म की बात आई, तो मैंने उनके फादर्स और फाउंडर्स का नाम भी बता दिया। मेरी आदत होती है कि जो चीज़ बीच में आती है मैं उसको ज़रूर रिलेट करूं, लेकिन अगर वो बाद के टॉपिक की बात है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर बाद में भी बात करूंगा। तो ये सवाल गलत था कि आप कह रहे हैं कि रैल्फ टेलर जो है वो इवैल्यूएशन की साइंटिस्ट भी हैं, तो सर ने ये बताया नहीं। तो देखो अब बात आई है तो मैंने ज़रूर बताया है। ओके, तो समझ आ गई होगी। समेटिव असेसमेंट को हम एवेल्यूएशन भी बोलते हैं, क्योंकि एवेल्यूएशन की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ कंडक्टेड इन दी एंड, इट इज़ कंडक्टेड इन दी एंड, असेसमेंट के बाद। तो जो समेटिव असेसमेंट है ये भी इन दी एंड होती है। ठीक है, आपने बच्चे को टॉपिक पढ़ा के उसके बाद जो असेसमेंट की वो असेसमेंट समेटिव असेसमेंट है। आपने चैप्टर पढ़ा के की वो समेटिव असेसमेंट है। आपने
पूरी बुक पढ़ा के असेसमेंट की वो समेटिव असेसमेंट है। आपने पूरा साल 6 सब्जेक्ट पढ़ाए, 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद आपने असेसमेंट की, वो समेटिव असेसमेंट है। अब उस समेटिव असेसमेंट के सारे रिजल्ट्स के बाद आपने डिसाइड करना होता है कि ये किस पोजीशन पे खड़ा है, इसको पास करना है, फेल करना है, प्रमोट करना है, डिमोट करना है। वो जो आपका डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन, इट विल बी कॉल्ड इवैल्यूएशन। वन मोर थिंग, जो समेटिव असेसमेंट है इसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग का मतलब कि लर्निंग कितनी हुई है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब कि लर्निंग कितनी, कैसे लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट, कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग कितनी हुई है, लर्निंग की असेसमेंट, ठीक है। और लर्निंग की असेसमेंट को हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। हाई स्टेक्स, यूज फॉर ग्रेडिंग, फाइनल एग्जाम्स वगैरह, ये इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक और बात नोट करें कि बाज़ जगह पे फॉर्मेटिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन भी बोला जाता है, समेटिव असेसमेंट को समेटिव एवेल्यूएशन भी बोला जाता है। अगर ऐसा बोला जाता है या ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे तो वो बिल्कुल गलत नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल टर्म्स में, ब्रॉडर टर्म्स में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को, हम असेसमेंट को एवेल्यूएशन भी बोलते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस हमेशा यही रहेगा, असेसमेंट भी एवेल्यूएशन ही है, लेकिन वैल्यूएशन और असेसमेंट के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, जजमेंट का वर्ड आता है, डिसीजन मेकिंग का वर्ड आता है, फाइनल डिसीजन का वर्ड आता है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैं टाइमिंग की बेस के ऊपर। डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट असेसमेंट जो हैं ये पर्पज़ की बेस के ऊपर असेसमेंट की टाइप्स हैं। उससे पहले हमने पढ़ा कि असेसमेंट इन एजुकेशन से क्या मुराद होता है, असेसमेंट क्यों की जाती है। हमें असेसमेंट के 2 सोल पर्पसेस हैं, याद रखने हैं। एक कि एसएलओज कितने अचीव हुए हैं, दूसरा असेसमेंट बच्चों को मोटिवेट करने के लिए की जाती है। सिंपलेस्ट टर्म्स में असेसमेंट का पहला पर्पज़ क्या है, अचीवमेंट ऑफ एसएलओज को एग्जामिन करना, दूसरा बच्चों को मोटिवेट करना। ये इसके 2 मेजर पर्पसेस हैं, ठीक है। वाई का आंसर है, वाई वी डू असेसमेंट है। बीच में मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो मैंने वो भी बता दिया कि मेजरमेंट जो है वो क्यों की जाती है। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। बाकी सारी चीज़ें इसकी अगले टॉपिक में पढ़ते हैं।